द नेक्स्ट टॉपिक बिजली सामान्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन किस देश की सहायता से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ और कब स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र, वर्ष 1969 में। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र की शुरुआती स्थापित क्षमता कितनी थी? 320 मेगावाट। राजस्थान के रावतभाड़ा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? कनाडा की सहायता से। रावतभाड़ा में किस प्रकार के रिएक्टर तकनीकी का प्रयोग किया गया था? भारी जल रिएक्टर का। रावतभाड़ा परमाणु संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1972 तथा वर्ष 1980 में। चेन्नई के निकट कलपक्कम में स्वदेशी रिएक्टरों की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984 तथा 86 में। कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, के 2 स्वदेशी रिएक्टरों की क्षमता कितनी मेगावाट है? 220 मेगावाट की। उत्तर प्रदेश के नरोरा में परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991। वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991 में। नरोरा परमाणु संयंत्र के रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। नरोरा परमाणु संयंत्र के रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। भारत ने भारी जल रिएक्टर की देशी प्राविधिकी पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष तक प्राप्त कर लिया था? वर्ष 1992 से 1995 के मध्य। संशोधन या तथ्य जांच काकरापार, गुजरात में 220 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्रों की स्थापना के साथ भारत ने किस स्तर की प्रौढ़ता प्राप्त की है? वाणिज्यिक प्रौढ़ता की। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कर्नाटक और कैगा और राजस्थान के रावतभाड़ा में अन्य 220 मेगावाट की रिएक्टर कब स्थापित किए गए थे? वर्ष 1999 से 2000 में। परमाणु ऊर्जा खपत के मामले में विश्व के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? यूएसए, चीन तथा फ्रांस। 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत के पास वर्तमान में उपलब्ध थोरियम का भंडार कितने समय तक परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर सकता है? 3 शताब्दी, 300 वर्ष से अधिक समय तक। नेक्स्ट टॉपिक विल अनुसंधान रिएक्टर एवं विकास। अनुसंधान रिएक्टर एवं विकास। भारत में परमाणु शक्ति के विकास के लिए सबसे पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा बनाया गया? अप्सरा, 1956 में। भारत का दूसरा अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया था? साइरस, 1960, जो कि अब बंद है। वर्ष 1961 में भारत में कौन सा अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया था? जर्लिना। वर्ष 1961 में भारत में कौन सा अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया था? जर्लिना। पूर्णिमा 1 अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1972 में। पूर्णिमा 1 अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1972 में। भारत में ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1985 में। भारत में ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1985 में। पूर्णिमा 2 अनुसंधान रिएक्टर को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1984 में। कामिनी नामक अनुसंधान रिएक्टर को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1989 में। कामिनी नामक अनुसंधान रिएक्टर को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1989 में। पूर्णिमा 3 अनुसंधान रिएक्टर को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1990 में। पूर्णिमा 3 अनुसंधान रिएक्टर को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1990 में। भारत में अब तक कुल कितने अनुसंधान रिएक्टर के विकास का उल्लेख इस पृष्ठ में? 8 रिएक्टर का। अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, ध्रुव, कामिनी और पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1, 2, 3, कामिनी, ध्रुव, जर्लिना, साइरस और अप्सरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत विकसित इन रिएक्टरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं स्वदेशी तकनीकी का विकास। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं स्वदेशी तकनीकी का विकास। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारी जल संयंत्र, हैवी वाटर प्लांट्स। भारत में वर्तमान में कुल कितने भारी जल संयंत्र सक्रिय रूप से स्थापित है? 7। गुजरात में स्थित भारी जल संयंत्र का नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? बड़ौदा, 1980 में। गुजरात में स्थित भारी जल संयंत्र का नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? बड़ौदा, 1980 में। तमिलनाडु में स्थित किस भारी जल संयंत्र की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी? तूतीकोरिन। तमिलनाडु में स्थित किस भारी जल संयंत्र की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी? तूतीकोरिन। राजस्थान का भारी जल संयंत्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कोटा, वर्ष 1985 में। राजस्थान का भारी जल संयंत्र कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा में, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में स्थित भारी जल संयंत्र का स्थान और स्थापना वर्ष क्या है? थाल। महाराष्ट्र में स्थित भारी जल संयंत्र का स्थान है थाल और स्थापना हुआ था 1987 में। ओडिशा में स्थित भारी जल संयंत्र कहाँ और कब तक स्थापित हुआ था? ओडिशा का तालचर स्थान में 1985 में स्थित हुआ था। ओडिशा में स्थित भारी जल संयंत्र कहाँ और कब स्थापित हुआ था? तालचर में, 1985 में। गुजरात का दूसरा भारी जल संयंत्र कौन सा है जो वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था? हजीरा। गुजरात का दूसरा भारी जल संयंत्र कौन सा है जो वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था? हजीरा। तेलंगाना में स्थित भारी जल संयंत्र का नाम क्या है? मनुगुरु। तेलंगाना में स्थित भारी जल संयंत्र का नाम क्या है?
मनुगुरु। पंजाब का कौन सा भारी जल संयंत्र वर्ष 2002 में बंद कर लिया गया था? नांगल भारी जल संयंत्र। पंजाब का कौन सा भारी जल संयंत्र वर्ष 2002 में बंद कर लिया गया था? नांगल भारी जल संयंत्र। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। दावित भारी जल रिएक्टर PHWRS में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मॉडरेट मंदक या कूलेंट शीतलक के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत अपनी आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त किस देश को भारी जल का निर्यात करता है? कोरिया रिपब्लिक, दक्षिण कोरिया को। मंदक मॉडरेट का मुख्य कार्य परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। शीतलक का मुख्य कार्य रिएक्टर में क्या है? विखंडन से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को नियंत्रित व स्थानांतरित करना। भारत में भारी जल उत्पादन का प्रबंधन किस बोर्ड द्वारा किया गया था? भारी जल बोर्ड के द्वारा, हैवी वाटर बोर्ड के द्वारा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कूडनकुलम परमाणु परियोजना। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम संयंत्र के रिएक्टर के रूप में कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 10 जुलाई 2016 में। कूडनकुलम संयंत्र के रिएक्टर के रूप में कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 10 जुलाई 2016 को। कूडनकुलम संयंत्र के रिएक्टर के रूप में कार्य कब हुआ था? 10 जुलाई 2016 को। कूडनकुलम संयंत्र को दक्षिणी ग्रिड से किस तिथि को जोड़ा गया था? 29 अगस्त 2016 को। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी दर्शाई गई है? 6780 मेगावाट। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी दर्शाई गई? 6780 मेगावाट। कूडनकुलम परमाणु परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का। कूडनकुलम परमाणु परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कितने मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित है? 1000 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र। कूडनकुलम में प्रयुक्त रिएक्टर की तकनीकी प्रकृति किस प्रकार की है? VVER प्रकार के दावित जल रिएक्टर है। VVER प्रकार के दावित जल रिएक्टर है। कूडनकुलम परियोजना तिरुनेलवेली के अतिरिक्त किस खाड़ीय सागर के तट के निकट स्थित है? मन्नार की खाड़ी या हिंद महासागर के तट। कूडनकुलम परियोजना तिरुनेलवेली के अतिरिक्त किस खाड़ीय सागर के तट के निकट स्थित है? मन्नार की खाड़ी या हिंद महासागर के तट पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, दक्षिण भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कूडनकुलम का क्या महत्व है? यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एकल परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रूस की कौन सी कंपनी इस परियोजना में तकनीकी सहयोग दे रही है? रोसाटॉम। रूस की कौन सी कंपनी इस परियोजना में तकनीकी सहयोग दे रही है? रोसाटॉम। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? हरियाणा में। गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में इस परियोजना की स्थापना की गई? फतेहाबाद। हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में इस परियोजना की स्थापना की जा रही है? फतेहाबाद। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की कुल नियोजित क्षमता कितनी मेगावाट है? 2800 मेगावाट। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की कुल नियोजित क्षमता कितनी मेगावाट है? 2800 मेगावाट। इस परियोजना में कितने मेगावाट के रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर। GHAVA गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में किस प्रकार के परमाणु रिएक्टरों का उपयोग किया जाएगा? भारी पानी दावित परमाणु रिएक्टर का। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। इस परियोजना का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था? 13 जनवरी 2014 को। इस परियोजना का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था? 13 जनवरी 2014 को। यदि यह परियोजना देश के कौन से क्रम की नाभिकीय विद्युत योजना है? 8वीं। यह परियोजना देश की कौन से क्रम की नाभिकीय विद्युत परियोजना? 8वीं। इस परियोजना के पहले चरण में कितने रिएक्टर की स्थापना का लक्ष्य है? 2 रिएक्टर की। पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसके पहले चरण के कब तक पूरे होने की संभावना व्यक्त की गई? 2022-23 तक। गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना किस तकनीक पर आधारित है? पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, फतेहाबाद जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है जहां यह संयंत्र बन रहा है? पश्चिम उत्तरी भाग में। फतेहाबाद जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है जहां यह संयंत्र बन रहा है? पश्चिम उत्तरी भाग में। इस संयंत्र को शीतलन के लिए जल की आपूर्ति किस नहर प्रणाली से की जाएगी? भाखड़ा मुख्य नहर, काजल हेड़ी लिंक में। इस संयंत्र को शीतलन के लिए जल की आपूर्ति किस नहर प्रणाली से की जाएगी? भाखड़ा मुख्य नहर। भारत में 700 मेगावाट श्रेणी के स्वदेशी रिएक्टर का विकास किसने किया है? न्यूक्लियर पावर
कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में 700 मेगावाट श्रेणी का स्वदेशी रिएक्टर का विकास किसने किया? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द्वितीयक चरण का कार्य कब शुरू किया जाना प्रस्तावित है? प्रथम चरण के पूर्ण होने के पश्चात। संवर्धित यूरेनियम एवं उसका विज्ञान। प्रकृति में यूरेनियम मुख्य रूप से किस खनिज गैस के रूप में पाया जाता है? पिच ब्लेंड के रूप में। नाभिकीय विखंडन एवं के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में कौन सा आइसोटोप अधिक उपयोगी है? यूरेनियम 235। नाभिकीय विखंडन के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में कौन सा आइसोटोप अधिक उपयोगी है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका नाभिक अत्यधिक क्षणभंगुर होता है। नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में कौन सा आइसोटोप अधिक उपयोगी? 235। यूरेनियम 235 को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका नाभिक अत्यधिक क्षणभंगुर होता है। यूरेनियम 235 के नाभिक से यदि कोई मंद गति का न्यूट्रॉन टकराए तो क्या परिणाम होता है? वह इसे आसानी से विखंडित कर देता है। संवर्धित यूरेनियम का क्या अर्थ है? प्राकृतिक यूरेनियम में कृत्रिम रूप से। संवर्धित यूरेनियम का क्या अर्थ है? प्राकृतिक यूरेनियम में कृत्रिम रूप से। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नियंत्रक छड़ी, जैसे कि कैडमियम या बोरोन का। पिच ब्लेंड का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। पिच ब्लेंड का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। मानचित्र आधारित भौगोलिक अवस्थिति। मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? नरोरा। मानचित्र में राजस्थान में दिखाए गए 2 परमाणु संयंत्र स्थल कौन सा है? रावत भाटा और माही बांसवाड़ा। मानचित्र में राजस्थान में दिखाए गए 2 परमाणु संयंत्र स्थल कौन से हैं? रावत भाटा और माही बांसवाड़ा। गुजरात में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? काकरापार। गुजरात में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? काकरापार। महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तारापुर। जैतापुर की प्रस्ताविता। महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तारापुर। कर्नाटक में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कैगा। कर्नाटक में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कैगा। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र स्थलों का नाम क्या है? भीमपुर और चुटका। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र स्थलों का नाम क्या है? भीमपुर और चुटका। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र स्थल क्रमशः कौन से? कुब्बाड़ा और हरिपुर। कुब्बाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु राज्य में स्थित 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। कलपक्कम और कूडनकुलम। तमिलनाडु राज्य में स्थित 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों का नाम बताइए। कलपक्कम और कूडनकुलम। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गैर परंपरागत ऊर्जा, नॉन कन्वर्जन एनर्जी। यूरेनियम रिएक्टर में यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा विखंडन योग्य यूरेनियम 235 की मात्रा को 0.7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? 0.7 से 2.34%। यूरेनियम रिएक्टर में किस विशेष प्रक्रिया द्वारा विखंडन योग्य यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है? यूरेनियम संवर्धन के द्वारा। किस विधि द्वारा प्राप्त यूरेनियम को संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है? यूरेनियम संवर्धन विधि द्वारा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की मुख्य विशेषता क्या है? ये नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरें, हाइड्रोजन, बायो आदि। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय रिन्यूएबल ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कैसा स्थान है? चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर? 5वें स्थान पर है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों के लिए शीर्ष मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अक्टूबर 2006 में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्य व्यापक लक्ष्य क्या है? देश में ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा विकसित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्तमान में बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसे महत्वपूर्ण माना गया है? अक्षय ऊर्जा को। प्रश्न, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु अक्षय ऊर्जा की पहचान किस रूप में की गई? एक प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में। 1970 के दशक में तेल क्षेत्र में कमी के अलावा किसमें अचानक वृद्धि हुई थी जिससे वैकल्पिक ऊर्जा का विचार करना आवश्यक हुआ? तेल के मूल्य में अचानक वृद्धि। तेल आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितता और क्या प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसके कारण वैकल्पिक ऊर्जा आवश्यक है? भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य ऊर्जा स्रोत की तुलना में अक्षय ऊर्जा स्रोत की क्या प्रमुख विशेषता भौगोलिक दृष्टि से? इनकी पर्याप्तता के लिए महत्वपूर्ण अवसर देश के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद है। अक्षय ऊर्जा के शीघ्र कार्यान्वयन से देश को क्या लाभ प्राप्त होंगे? ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभ। अक्षय ऊर्जा के शीघ्र कार्यान्वयन से देश को क्या लाभ प्राप्त होगा? ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के कार्यान्वयन से हम देश के किस कोष में वृद्धि कर सकते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में। सितंबर 2022 तक देश में नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की कुल स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? 1,18,080 28.9% मेगावाट। सितंबर 2022 तक देश में नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता कितना मेगावाट है? 1,18,080 मेगावाट या 28.9% है। सितंबर 2022 तक कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता का प्रतिशत कितना हिस्सा था? 28.9%। अक्षय ऊर्जा की अनेक पद्धतियों को दर्शाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के किन स्थानों को चुना है? विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित अक्षय ऊर्जा पद्धति को दर्शाने के लिए कौन सी परियोजना लागू की गई? विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना, स्पेशल एरिया डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुरता का मुख्य भौगोलिक कारक क्या है? भारत का सामान्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश होना। भारत प्रतिवर्ष लगभग कितने ट्रिलियन मेगावाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? 5,000 ट्रिलियन मेगावाट, 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा। भारत में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा से कितने मिलियन इकाई विद्युत उत्पादित की जा सकती है? 1900 बिलियन इकाई। भारत में अधिकांश भागों में वर्ष में लगभग कितने दिन धूप युक्त होते हैं? 300 दिन। भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन होता है? 50 मेगावाट का। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के विकास हेतु एक आदर्श प्रदेश माना जाता है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के विकास हेतु एक आदर्श प्रदेश माना जाता है? राजस्थान। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? एक अक्षय या अक्षयशील स्रोत ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? एक अक्षय या अक्षयशील ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा का उपयोग किन घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है? सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टाइक उद्देश्य के लिए। सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टाइक उद्देश्य के लिए। सौर ऊर्जा के घरेलू उपयोग के अंतर्गत कौन कौन से संयंत्र शामिल है? घरेलू कुकिंग, स्थान ऊष्मन डिजिटलेशन संयंत्र, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, खाना बनाना आदि। सौर ऊर्जा के घरेलू उपयोग के अंतर्गत कौन कौन से संयंत्र शामिल है? सौर ऊर्जा से हम घरेलू कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, स्थान ऊष्मन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन संयंत्र लगा सकते हैं, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, खाना बनाना, ये सब काम हम सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का प्रयोग किन दो मुख्य तकनीकों के माध्यम से किया जा रहा है? सौर तापीय सोलर थर्मल तथा सौर फोटोवोल्टाइक मार्ग से। सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टाइक मार्ग से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल फोटोवोल्टाइक तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है? फोटोवोल्टाइक तकनीकी का मुख्य कार्य क्या? सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलना। सौर तापीय प्रणाली में सौर ऊर्जा को किसकी सहायता से तापीय ऊर्जा में बदला जाता है? सौर ऊर्जा संग्राहकों, सोलर कलेक्टर्स तथा रिसीवरों की सहायता से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल भारत उन देशों में अग्रणी है जिन्होंने किस पदार्थ के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित की है? पॉलीसिलिकॉन पदार्थ के निर्माण के। 30 सितंबर 2022 तक देश में कुल संस्थापित और ऊर्जा क्षमता कितना मेगावाट थी? 60,813.91 मेगावाट। 30 सितंबर 2022 तक देश में कुल संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी मेगावाट थी? 6,813.91 मेगावाट। तमिलनाडु की 648 मेगावाट की कामुती और परियोजना का निर्माण किस समूह द्वारा किया गया था? अडानी पावर समूह द्वारा। तमिलनाडु की 648 मेगावाट की कामुती सौर परियोजना का निर्माण किस समूह द्वारा किया गया था? अडानी पावर समूह द्वारा। तमिलनाडु की कामुती सौर परियोजना की कुल क्षमता कितने मेगावाट की थी? 648 मेगावाट की। कामुती सौर परियोजना को किस रूप में जाना जाता है? सिंगल लोकेशन परियोजना के नाम से। कामुती परियोजना
कामुती सौर परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? सिंगाल लोकेशन परियोजना के नाम से। कामुती फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? रामनाथपुरम जिले के कामुती में। रामनाथपुरम जिले के कामुती में। कामुती सौर फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन मदुरै से कितनी दूरी पर स्थित है? 90 किलोमीटर की दूरी पर। कामुती फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन कुल कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? 2500 एकड़ क्षेत्र में। कामुती सौर संयंत्र की वैश्विक स्तर पर क्या विशिष्टता है? यह विश्व का भी सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। कामुती सौर संयंत्र विश्व का वैश्विक स्तर पर क्या विशिष्टता है? यह विश्व का भी सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अब तक देश में लगभग कितने मेगावाट क्षमता के सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगाए जा चुके हैं? लगभग 216.6 मेगावाट क्षमता को लगभग 216.6 मेगावाट क्षमता के सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगाने के मामले में भारत की विकासशील देशों में क्या स्थिति है? भारत विकासशील देशों में सर्वोपरि आगे है। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम विशेष रूप से देश के किन क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां ग्रिड शक्ति उपलब्ध नहीं है? ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 11 जनवरी 2010 को। 11 जनवरी 2010 को। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत शुरुआत में 2022 ईस्वी के अंत तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 20,000 मेगावाट का। 20,000 मेगावाट का प्रारंभिक लक्ष्य 20,000 मेगावाट को बाद में बढ़ाकर कितना गीगावाट कर दिया गया? 100 गीगावाट। 100 गीगावाट मतलब 100 1 लाख मेगावाट। 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट कर दिया गया 2010 में। 10 ही साल के मतलब अंतराल में। कब? 2022 में, मतलब 12 साल के बाद 1 लाख। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में किसका निर्माण किया जाएगा? अनेक सिलिकॉन वैली के तर्ज पर अनेक सोलर वैलियों का। अनेक सिलिकॉन वैली के तर्ज पर अनेक सोलर वैलियों का। सोलर वैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे औद्योगिक क्षेत्र तैयार करना जहां बिजली के बजाय सीधे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र तैयार करना जहां बिजली के बजाय सीधे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को किस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को किस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। JNNSM योजना का जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन योजना का मूल्यांकन किस समयावधि के लक्ष्यों पर आधार पर किया जाना तय था? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार। वर्ष 2022 तक निर्धारित किए गए लक्ष्यों में घरेलू आवश्यकताओं के अलावा और क्या शामिल है? घरेलू स्तर पर निर्मित सौर उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त करने का संशोधन लक्ष्य? वर्ष 2022 तक। वर्ष 2022 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने की बात की गई है? स्वदेशी फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय तकनीक। स्वदेशी फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय तकनीक। वर्ष 2013 तक मिशन को प्रथम चरण में सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था? 100 से 200 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। 100 से 200 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। वर्ष 2013 तक मिशन के प्रथम चरण में सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था? 100 से 200 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्शन सिस्टम। वर्ष 2017 तक देश में कुल कितने मिलियन सौर ग्रिड प्रणालियों का लक्ष्य? 15 मिलियन सौर प्रणालियों का। वर्ष 2017 तक देश में कुल कितने मिलियन सौर ग्रिड प्रणालियों का लक्ष्य? 15 मिलियन सौर प्रणालियों का। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सौर लाइट लगाने के प्रावधान है? 20 मिलियन। 2 करोड़ सौर लाइट। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सौर लाइट लगाने के प्रावधान है? 20 मिलियन। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन के तहत कितने करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना देश में शुरू की गई है? 4,337 करोड़ रुपए की। 4,337 करोड़ रुपए की। देश में सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के तर्ज पर। देश में सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया? परमाणु ऊर्जा आयोग के तर्ज पर। भारत में सौर ऊर्जा को किस प्रकार का विकल्प मानकर इसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है? जीवाश्म ईंधन का मुख्य विकल्प। देश की आर्थिक विकास की कुंजी और पर्यावरण संतुलन के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के विकास को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पीएम कुसुम योजना।
पीएम कुसुम योजना का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? किसानों के लिए सौर ऊर्जा और कृषि सुरक्षा से। वर्ष 2015 में किस समझौते के तहत भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन का संकल्प लिया था? पेरिस जलवायु समझौता के तहत। पेरिस जलवायु समझौता के तहत। पीएम कुसुम योजना को औपचारिक रूप से किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? फरवरी 2019 में। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ और क्या लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? उनकी आमदनी बढ़ाना और बंजर भूमि का सही उपयोग करना। पीएम कुसुम योजना में कुल कितने घटक शामिल है? 3 घटक। पीएम कुसुम योजना का पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान पीएम कुसुम योजना का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? पीएम कुसुम योजना का पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण गैर परंपरागत ऊर्जा को और किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण गैर परंपरागत ऊर्जा को और किस नाम से जाना जाता है? हरित ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के। पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण गैर परंपरागत ऊर्जा को और किस नाम से जाना जाता है? हरित ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के नाम से। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का संवर्धन क्यों आवश्यक है? ताकि रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का संवर्धन क्यों आवश्यक है? ताकि रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यूरेनियम संवर्धन में प्रयुक्त यूरेनियम 235 का क्या प्रदर्शित करता है? यूरेनियम संवर्धन में यूरेनियम 235 क्या प्रदर्शित करता है? यूरेनियम का एक अत्यंत विखंडनशील आइसोटॉप को। वैश्विक स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। इसमें किस किस प्रकार की ऊर्जाएं शामिल है? वैश्विक स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के चौथे स्थान पे है। इसमें किस किस प्रकार की ऊर्जाएं शामिल है? सौर, पवन, पनबिजली और बायोमास। सौर, पवन, पनबिजली और बायोमास ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखने वाले कुछ राज्यों का नाम बताइए। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन पूर्व में किस विभाग को बदलकर किया गया था? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन पूर्व में किस विभाग को बदलकर किया गया था? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग को। देश की ऊर्जा सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? बिना किसी व्यवधान के किफ़ायती मूल्य पर ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता। वर्ष 1970 के दशक के तेल संकट ने भारत को किस ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया? स्वदेशी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के अनुसंधान की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत का भुगतान संतुलन पेट्रोलियम आयात के कारण क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बचाने में अक्षय ऊर्जा किस प्रकार सहायक है? यह महंगे कोयले और कच्चे तेल के आयात पर निर्भर को कम करता है। सितंबर 2022 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना मेगावाट है? 1,18,080 मेगावाट। विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या है? यह आम जनता और पर्यावरणों के बीच संबंध स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। भारत को प्रतिवर्ष मिलने वाली 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर सौर ऊर्जा देश की वार्षिक बिजली खपत की तुलना में कितनी है, कैसी है? तो यह देश की कुल वार्षिक आवश्यकता से कई गुना अधिक है। राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए आदर्श क्यों है? यहाँ उच्च सौर विकिरण और अत्यधिक बंजर रेगिस्तान भूमि उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के संदर्भ में अक्षय शब्द का क्या अर्थ है? जो कभी समाप्त ना होने वाला हो। सौर तापीय तकनीकी में किसका उपयोग करके पानी को उबाला जाता है और भाप बनाया जाता है? केंद्रीय सूर्य की किरणों का। फोटोवोल्टाइक सेल मुख्य रूप से किस अर्धचालक पदार्थ से बने हैं? सिलिकॉन से। फोटोवोल्टाइक सेल मुख्य रूप से किस अर्धचालक पदार्थ से बने हुए हैं? सिलिकॉन से। पॉलीसिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है? सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में। पॉलीसिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किस उद्देश्य में कच्चे माल के रूप में होता है? सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में। सितंबर 2022 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 60.8 गीगावाट देश के किस राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है? 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। सितंबर 2022 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 60.8 गीगावाट देश के किस राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा था? 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
कामुती सौर परियोजना भारत के किस दक्षिणी राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक सौर पार्क है? तमिलनाडु में। कामुती सौर परियोजना भारत के किस दक्षिणी राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक सौर पार्क है? तमिलनाडु में। कामुती सौर परियोजना की 2500 एकड़ भूमि का उपयोग क्या दर्शाता है? बड़े पैमाने पर सौर पार्कों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता। बड़े पैमाने पर सौर पार्कों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां ग्रिड लाइन नहीं पहुंच सकती वहां कौन सा सौर सिस्टम सबसे उपयोगी है? ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू असम के तहत सोलर ऊर्जा मिशन के तहत सोलर वैली की अवधारणा किस वैश्विक औद्योगिक मॉडल पर आधारित है? अमेरिका की सिलिकॉन वैली के तकनीकी और क्लस्टर मॉडल पर। अमेरिका के सिलिकॉन वैली और तकनीकी के क्लस्टर मॉडल पर। राष्ट्रीय सौर मिशन में घरेलू सामग्री आवश्यक नियम का क्या उद्देश्य था? भारत में घरेलू सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा आयोग जैसी स्वायत्तता संस्था बनाने का क्या लाभ है? इससे नीतिगत निर्णयों में तेजी आती है और लाल फीताशाही कम होती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला की तुलना में सौर ऊर्जा पर्यावरण को कैसे बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाकर किसे बिजली बेच सकते हैं? स्थायी विद्युत वितरण कंपनी को। पेरिस जलवायु समझौता का 2015 के तहत भारत का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लक्ष्य क्या है? 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को अत्यधिक बढ़ाना। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए पीएम कुसुम योजना का क्या महत्व हो सकता है? यह किसानों को महंगे डीजल पंपों से मुक्त दिलाकर सिंचाई लागत को शून्य कर सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को किस क्षेत्र में अग्रणी देश बनाना है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत कितने अवधियों मतलब फेज वाला एक प्लान बनाया गया था? 3 अवधियों वाला 3 फेज प्लान बनाया गया था। मिशन की प्रगति और क्षमता का मूल्यांकन कब किया गया था? मध्यवर्ती समीक्षा मिड टर्म रिव्यू के दौरान। घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डीसीआर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट श्रेणी के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए किन चीज़ों का भारत में निर्मित होना अनिवार्य? सौर उपकरणों और बैटरी का। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त लक्ष्य रखा गया था? 1.0 लाख मेगावाट मतलब 100 गीगावाट। वर्ष 2013 तक कितने मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य था? 1000 मेगावाट का। सौर ऊर्जा के घरेलू उत्पादन और बाजार को बढ़ावा देने के लिए किस नीति पर बल दिया गया है? स्वदेशी तकनीकी से सौर ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करना और आदर्श सीमित निर्मित करना। वर्ष 2017 तक कितने मिलियन वर्ग मीटर सोलर थर्मल संग्रह स्थल प्राप्त करने का लक्ष्य था? 15 मिलियन वर्ग मीटर। वर्ष 2022 तक सोलर थर्मल संग्रह स्थल का लक्ष्य बढ़ाकर कितने मिलियन वर्ग मीटर कर दिया गया था? 20 मिलियन वर्ग मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में कितने मिलियन सौर लाइटें लगाने का लक्ष्य निर्धारित था? 20 मिलियन या 2 करोड़ सौर लाइटें। 20 मिलियन या 2 करोड़। 1 मिलियन के लिए 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 20 मिलियन बराबर 2 करोड़ सौर लाइट। वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन सौर लाइट लगाने का लक्ष्य था? 2 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिलियन सौर लाइटें लगाने से प्रतिवर्ष कितने अरब लीटर केरोसिन की बचत का अनुमान लगाया गया? 1 अरब लीटर केरोसिन। राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत कितने करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से की गई थी? 4,337 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किस आयोजन की तर्ज पर निर्माण लिया है? परमाणु ऊर्जा आयोग की तर्ज पर। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में शुरुआती दौर में क्या चुनौती आती है? आरंभिक निवेश लागत का बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल, सौर ऊर्जा के उत्पादन में समय के साथ क्या बदलाव देखा जाता है? इसके उत्पादन लागत में क्रमशः कमी आती जाती है। भारत के भविष्य के आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में किस ऊर्जा स्रोत को देखा जा रहा है? सौर ऊर्जा को। द नेक्स्ट टॉपिक विल पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम स्कीम। पेरिस जलवायु समझौता COP
पेरिस जलवायु समझौता 21 में भारत ने किस वर्ष अपनी प्रतिबद्धताओं की घोषणा की? वर्ष 2015 में। पेरिस जलवायु समझौता में भारत ने किस वर्ष अपनी प्रतिबद्धताओं की घोषणा की? 2015 में। पेरिस समझौते के तहत भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। पेरिस समझौते के तहत भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया है? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पीएम कुसुम योजना का एक मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती के क्षेत्र में किसे मुक्त करना है? डीजल से मुक्त करना है। डीजल पंपों को सौर पंपों में बदलना है। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मंजूरी की स्थिति को प्रदान की थी 19 फरवरी 2019 को। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कुल कितने घटक शामिल है? 3 घटक। पीएम कुसुम योजना घटक 1 के तहत कितने मेगावाट तक की क्षमता के लघु और विद्युतीय संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? 2 मेगावाट तक की क्षमता का। लघु सौर विद्युत संयंत्रों के माध्यम से कुल कितने मेगावाट सौर क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है? कुल 10,000 मेगावाट का। पीएम कुसुम योजना के दूसरे घटक के तहत कितने लाख स्टैंड अलोन सौर विद्युत कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान है? 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप का। 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप का। पीएम कुसुम योजना के तीसरे घटक के तहत कितने लाख वर्तमान ग्रिड संवर्धन कृषि पंपों का सौरीकरण किया जाना है? 15 लाख कृषि पंपों का। 15 लाख कृषि पंपों का। आरंभ में पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कुल कितनी गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य? 25.75 गीगावाट का। इस योजना की शुरुआती क्रियान्वयन के लिए कितनी केंद्रीय सहायता राशि का प्रावधान किया गया? 34,000 करोड़ रुपया का। किस वित्तीय वर्ष के बजट में पीएम कुसुम योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया? वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट में। बजट 2020-21 में विस्तार के बाद योजना के तहत लक्षित और क्षमता को बढ़ाकर कितना गीगावाट कर दिया गया है? 30.8 गीगावाट। 30.8 गीगावाट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बजट 2020-21 में पीएम कुसुम घटक 3 के तहत सौरीकरण का दायरा बढ़ाकर किस स्तर तक करने की अनुमति दी गई है? फीडर स्तर पर सौरीकरण के। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। OSOWOG का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल की शुरुआत कब और किस सम्मेलन के द्वारा किया गया था? नवंबर 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन के द्वारा। COP26 जलवायु सम्मेलन के द्वारा। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 सन 1 किसका? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल को किन 2 देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से वैश्विक मंच पर लॉन्च किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के तहत बनने वाले वैश्विक ग्रिड को क्या नाम दिया गया है? ग्रिड्स इनिशिएटिव। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड परियोजना का मूल उद्देश्य किन क्षेत्रों के सौर ग्रिडों को आपस में जोड़ना? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ग्रिडों को आपस में जोड़कर किस प्रकार के ग्रिड नेटवर्क का निर्माण किया जाना है? ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड योजना सौर ऊर्जा के किस शाश्वत दृष्टिकोण पर आधारित है? सूरज कभी अस्त नहीं होता। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के लिए महत्वाकांक्षी खाका या मसौदा तैयार की है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का। MNRE के मसौदे के अनुसार 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड योजना के माध्यम से दुनिया के कितने देशों को एक साझा ग्रिड जोड़ा जाएगा? 140 देशों को। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के तहत एक साझा ग्रिड बनाने का मुख्य लाभ क्या होगा? वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का सुगम हस्तांतरण किया जा सकेगा। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का सुगम हस्तांतरण किया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड योजना को मुख्य रूप से कितने चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है? 3 चरणों में। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के प्रथम चरण के तहत भारतीय ग्रिड को किन क्षेत्रों के ग्रिड से जोड़ा जाएगा? मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियन की ग्रिड से। प्रथम चरण में इन क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़कर किसका विकास किया जाएगा? एक साझा सौर ग्रिड का। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के द्वितीय चरण में पहले चरण के ग्रिड को किस महाद्वीप के ग्रिड से जोड़ा जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप के ग्रिड से। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के तृतीय या अंतिम चरण का मुख्य लक्ष्य है विश्व के सभी ग्रिडों को वैश्विक स्तर पर आपस में जोड़ देना।
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सर्वप्रथम संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को। इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण बैठक के दौरान की गई थी? पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के सत्र के दौरान। संयुक्त रूप से ISA की स्थापना किन दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रचार से हुई थी? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। संयुक्त रूप से इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना किन दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रयास से हुई थी? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का मुख्य उद्देश्य किन देशों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित धूप बहुल देशों के बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित धूप बहुल देशों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का एकमात्र मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एकमात्र मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत घरेलू विनिर्माण को सुरक्षा देने वाले प्रावधान का नाम क्या है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत घरेलू विनिर्माण को सुरक्षा देने वाले प्रावधान का नाम क्या है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित नोडल मंत्रालय कौन सा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। PM कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में क्या सुधार करना चाहिए? कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। केरोसिन मुक्त ग्रामीण भारत की दिशा में राष्ट्रीय सौर मिशन का क्या लक्ष्य है? 20 मिलियन सौर लाइटों की स्थापना। सौर ऊर्जा उत्पादन लागत में कमी आने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तकनीकी विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन। ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बिना प्रभावित किए सौर पंप लगाना किस योजना की विशेषता है? PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना। COP26 में भारत द्वारा प्रस्तुत किए वैश्विक नीति को ग्रिड कनेक्टिविटी का आधार माना गया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव का अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश कौन सा? यूनाइटेड किंगडम, UK। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव का अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला सौर ग्रिड नेटवर्क के किस चरण का हिस्सा है? द्वितीयक चरण का। एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला सौर ग्रिड नेटवर्क किस चरण का हिस्सा है? द्वितीयक चरण का। संपूर्ण पृथ्वी पर निरंतर सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? सूरज कभी अस्त नहीं होता है का सिद्धांत। PM कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंप को किस घटक में रखा गया है? घटक 2 में। ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण से किसान को क्या अतिरिक्त वित्तीय लाभ होता है? वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर आय कमा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी परमाणु ऊर्जा आयोग की संगठनात्मक संरचना के समान सौर ऊर्जा विकास के लिए किस मिशन को तैयार किया गया? राष्ट्रीय सौर मिशन को। भारत के पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्यों के अनुसार गैर जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत तय किया गया था? 40%। राष्ट्रीय सौर मिशन की मध्यावधि समीक्षा का मूल कार्य क्या है? मिशन की प्रगति का मूल्यांकन करना और अगले चरण के लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करना। मिशन की प्रगति के मूल्यांकन करना और अगले चरण के लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करना। सौर तापीय ऊर्जा, सोलर थर्मल एनर्जी के क्षेत्र में 2017 का भौतिक लक्ष्य क्या है? 15 मिलियन वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र। 15 मिलियन वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र। वर्ष 2022 तक सौर तापीय ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना किया गया? 20 मिलियन वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र। 20 मिलियन वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र। PM कुसुम योजना के संशोधित लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को कब तक बढ़ाया गया है? वर्ष 2026 तक। PM कुसुम योजना का संशोधित लक्ष्य 30.8 गीगावाट को प्राप्त करने का समायिक को कब तक बढ़ाएगा? वर्ष 2026 तक बजटीय घोषणा के अनुसार। सौर ऊर्जा ग्रिड के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या है? ग्रिड स्थिरता और फ्रीक्वेंसी मिलान। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत पहले चरण में भारत के पूर्व में स्थित किस संगठन के देशों को जोड़ने की योजना है? आसियान देशों को। सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए पाठ में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? घरेलू अंश आवश्यकता। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के पीछे प्रमुख पर्यावरणीय कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना। PM कुसुम योजना के तहत 2 मेगावाट तक के छोटे सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा सकता है? किसानों की बंजर या अनुपयोगी भूमि पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
कृषि क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुसुम योजना का कौन सा घटक फीडर स्तर पर काम करता है? घटक 3। सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन में किस पर जोर दिया गया? स्वदेशी तकनीकी के विकास पर। स्वदेशी तकनीकी के विकास पे। ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने अपने किस दृष्टिकोण से विश्व को अवगत कराया? वैश्विक ग्रिड कनेक्टिविटी से। अफ्रीका के पावर पूल्स को वैश्विक सौर ग्रिड से जोड़ना किस वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। अफ्रीका के पावर पूल्स को वैश्विक सौर ग्रिड से जोड़ना किस वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। राष्ट्रीय सौर मिशन की कुल आरंभिक वित्तीय स्वीकृति कितनी थी? 4,337 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय सौर मिशन की कुल आरंभिक वित्तीय स्वीकृति कितनी थी? 4,337 करोड़ रुपये। 4,337 करोड़ रुपया। सतत विकास लक्ष्य 7 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रिड 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को पूरा करने में भारत का कौन सा मिशन सबसे महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय सौर मिशन। पेरिस जलवायु समझौता के समय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कनेक्शन का कौन सा सत्र चल रहा था? COP 21वां सत्र। सौर प्रकाश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किस पारंपरिक ईंधन के उपभोग को लक्षित किया गया था? मिट्टी के तेल केरोसिन को। PM कुसुम योजना के तहत कुल स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता कितनी थी? 34,000 करोड़ रुपया। द सन नेवर सेट्स अवधारणा के पीछे भौगोलिक तर्क क्या है? पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध रहती है। ट्रांसनेशनल ग्रिड के निर्माण में सबसे बड़ी भू राजनीतिक बाधा क्या हो सकती है? विभिन्न देशों के बीच सीमा पार बिजली व्यापार नीतियों की सहमति। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दीर्घकालीन वित्तीय लाभ। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दीर्घकालिक वित्तीय लाभों का मुख्य आधार क्या है? शून्य ईंधन लागत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकोइस ओलांद। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2013 तक के शुरुआती चरण को क्या कहा गया? प्रथम चरण। PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि अनियंत्रित सौर पिपिंग की गई तो भूजल का अत्यधिक दोहन हो सकता है, जिसके नियमन के लिए कुसुम का घटक C है। COP26 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? वर्ष 2021 में। COP26 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? वर्ष 2021 में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदे में कुल कितने देशों को सौर ग्रिड से जोड़ने की बात कही गई? 140 देशों को। सौर ग्रिड के एकीकरण से किस प्रकार के ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है? पीक आवर ऊर्जा संकट से। सौर ग्रिड के एकीकरण से किस प्रकार के ऊर्जा संकट से बचा जाता है? पीक आवर ऊर्जा संकट से। राष्ट्रीय सौर मिशन को एक मिशन के रूप में चलाने का क्या अर्थ है? निश्चित समयावधि और कड़े लक्ष्यों के साथ कार्य करना। भारत में सौर विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? अनुसंधान और विकास। PM कुसुम योजना के घटक 1 के तहत उत्पादित बिजली को कौन खरीदता है? स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्राथमिक फोकस किस प्रकार के देशों पर है? उष्णकटिबंधीय देश। सौर ऊर्जा को भारत के भविष्य के आर्थिक विकास की कुंजी क्यों माना गया है? क्योंकि यह देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पवन ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं वाइट एनर्जी। भारत के राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई एंड तमिलनाडु में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पवन ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को कम कर सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में पहले 3 अग्रणी देश कौन से हैं? चीन, USA एंड जर्मनी। चीन, USA को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद जर्मनी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक भारत में कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी होगी? 41,666.08 मेगावाट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी IBP स्टैटिकल रेवेन्यू एनर्जी 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन कितना था? 3,657.2 TWh।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा का योगदान कितना है? 1861.9 TWh, 1861.9 TWh। भारत में कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में किस ऊर्जा स्रोत का योगदान सर्वाधिक है? पवन ऊर्जा का 35.28%। कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा का प्रतिशत योगदान कितना दर्ज किया गया है? 35.28%। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जर्मनी से 100 मीटर की ऊंचाई पर देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितना आंकी गई है? 302.25 गीगावाट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जर्मनी से 120 मीटर की ऊंचाई पर भारत की कुल अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 695.50 गीगावाट। पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? नवीकरणीय और गैर प्रदूषणकारी। पवन टरबाइन चलाने के लिए हवा की न्यूनतम गति लगभग कितनी होनी चाहिए? समानता 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्थापित मानकों के अनुसार। भारत में तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की संभावना क्यों अधिक है? निरंतर और तीव्र गति से चलने वाली समुद्री हवाओं के कारण। भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा संसाधन में अग्रणी है? तमिलनाडु। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। देश के कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग कितना प्रतिशत बायोमास से प्राप्त होता है? लगभग 32%। भारत के कितने प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बायोमास पर निर्भर? 70% से अधिक। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संकट को दूर करने में कौन सा ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? जैव ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा को एक स्वच्छ और सस्ता स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सफाई तथा स्वास्थ्य में सुधार करता है और पर्यावरण के अनुकूल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कृषि के लिए जैविक खाद तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? बायोमास और पशुओं के गोबर के अवशेषों का। बायोमास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? पशुओं के गोबर, मानव का मल, रसोई के अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट तथा फसलों के अवशेष, सब बायोमास में यूज हो जा रहा है। गंदगी का नाम ही बायोमास है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने मिलियन टन फसल अवशेष प्राप्त होते हैं? लगभग 1000 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष पशुओं का कितना मल गोबर उपलब्ध है? 300 से 400 मिलियन टन। फसल अवशेषों और पशुओं के मल से प्रति वर्ष कितने मिलियन घन मीटर मीथेन गैस प्राप्त की जाती है? 70,000 मिलियन घन मीटर। 70,000 मिलियन घन मीटर मीथेन गैस कितने मिलियन टन जलाऊ लकड़ी के समतुल्य है? 160 मिलियन टन। बायोमास से उत्पादित मीथेन गैस से देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरेलू ईंधन की आवश्यकता पूरी हो सकती है? 50% ग्रामीण घरेलू ईंधन, 50%। बायोमास अपशिष्ट के प्रसंस्करण से अतिरिक्त रूप से कितने मिलियन टन नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है? 6 मिलियन टन। बायोमास से कितने मिलियन टन फॉस्फेट सह उत्पादन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? 2.5 मिलियन टन। बायोमास प्रक्रिया से कितने मिलियन टन पोटासियम प्राप्त करने का अनुमान है? 4.5 मिलियन टन, 4.5 मिलियन टन। बायोमास कचरे से कुल कितने मिलियन टन कंपोस्ट खाद प्राप्त हो सकती है? 50 मिलियन टन। भारत में बायोमास उत्पादन संबंधी तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितने 3 मुख्य केंद्र स्थापित है? 3 बायोमास केंद्र, कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा, समस्तीपुर। बिहार में स्थित प्रमुख बायोगैस तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पूसा, समस्तीपुर में। राजस्थान में बायोगैस तकनीकी का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तमिलनाडु में बायोगैस तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र किन किन प्रमुख शहरों में स्थापित किए गए हैं? तो जलांधर जो कि पंजाब में है, तिमारपुर जो कि दिल्ली में है, मुंबई तथा पोर्ट ब्लेयर में। 31 दिसंबर 2020 तक देश में कुल कितने लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे? 51.65 लाख। बायोमास से किन 2 प्रमुख तरल ईंधनों को बनाया जा सकता है जिनसे वाहन चलाए जा सकते हैं? तो इथेनॉल और मिथेनॉल। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एस्टर्स। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एस्टर्स। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एस्टर्स। बायोडीजल के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से किस पौधे के बीजों का उपयोग किया जाता है? रतनजोत या जट्रोफा का। जट्रोफा के अलावा किन अन्य पौधों के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किए जा सकते हैं? कंजर, पोंगमिया और नीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सितंबर 2022 के अंत तक भारत में बायोगैस विद्युत एवं गैसीय उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है? 10,205.61 मेगावाट। बायोमास गैसीकरण तकनीक क्या है? बायोमास गैसिफिकेशन क्या है? ठोस बायोमास को नियंत्रित ऑक्सीजन में दहन कर सिंथेटिक गैस में बदलना। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, महासागरीय ऊर्जा, ओशियन एनर्जी।
महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ज्वार, समुद्री तरले तथा महासागरीय तापीय प्रवणता। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई का अंतर कम से कम कितना हो जाए? कम से कम 5 मीटर या 16 फीट। 5 मीटर या 16 फीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त कौन से हैं? तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में, कच्छ की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा की कुल विभव क्षमता कितनी आंकी गई है? 10,000 मेगावाट। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा की कुल विभव क्षमता कितनी आंकी गई? 10,000 मेगावाट। समुद्र का जल महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण के तहत किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ओटीईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओटीईसी तकनीकी कार्य करने के लिए समुद्र की ऊपरी सतह पर गहराई के तापमान में कितना अंतर होना चाहिए? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। ओटीईसी संयंत्र में कितनी गहराई तक से ठंडा जल अवशोषित किया जा सकता है? 1000 मीटर की गहराई तक। भारत के किन द्वीप समूहों को ओटीईसी ऊर्जा के उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में समुद्र प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्यरत एनआईओटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एनआईओटी कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु। एनआईओटी को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। एनआईओटी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में कौन सा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरित संयंत्र। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरित संयंत्र। समुद्र जल में पवन प्रवाह के कारण किस ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? तरंग ऊर्जा का। तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बनाए गए चेंबर को क्या कहा जाता है? दोलायमान जल स्तंभ। दोलायमान जल स्तंभ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ओडब्ल्यूसी। दोलायमान जल स्तंभ में टरबाइन किसके द्वारा घूमती है? तो वायु के दबाव और प्रवाह के द्वारा। वायु के दबाव प्रवाह के द्वारा। भारत के तटरेखा के सहारे कुल कितनी मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई? 40,000 मेगावाट की। द नेक्स्ट टॉपिक विल भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? गैर प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय ऊर्जा। गैर प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी के भीतर कहाँ स्थित है? भूगर्भिक परतों और चट्टानों के नीचे तप्त स्थलों में। भूगर्भिक परतों और चट्टानों के नीचे तप्त स्थलों में। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के संपर्क से गर्म होने वाले जल को क्या कहते हैं? भूतापीय गर्म चश्मा या गीजर। भूतापीय गर्म चश्मा या गीजर। रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से पृथ्वी के भीतर किन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? उसमें ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख 3 स्रोत कौन से? अधोभौमिक गर्म जल, गर्म शुष्क चट्टानें तथा मैग्मा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग कितने भूतापीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्र चिन्हित किए गए? लगभग 113 उष्ण जल स्रोत क्षेत्र। भारत में वर्तमान में लगभग कितने जल स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने की योजना है? पाठ्यपुस्तक के अनुसार 113 उष्ण जल स्रोतों की पहचान की गई है। खम्मम जिला वर्तमान में तेलंगाना में है। कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है? मणिकरण या ताप पानी खंभात क्षेत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ के ताता पानी में किस प्रकार की ऊर्जा परियोजना स्थापित की है? भूतापीय ऊर्जा परियोजना। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए, गीजर्स में। कैलिफोर्निया, यूएसए। पीएम प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। जीवन योजना का मुख्य फोकस किस प्रकार के ईंधनों से उत्पादन पर है? द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन पर। द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन पर। प्रधानमंत्री जीवन योजना को किस वर्ष के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी? वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में। जीवन योजना के तहत इथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोगैस, कृषि अवशेष और फसलों के अवशेष को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या करना? उनके बेकार कृषि अवशेषों और पुआल का उचित मूल्य दिलाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या करना पड़ता है? उनके बेकार कृषि अवशेषों और पुआल का उचित मूल्य दिलाना होता है। भारत सरकार का G1 योजना के माध्यम से किस आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य? जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल के आयात को कम करना। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए फसलों के अवशेषों को जलाने जैसे पराली से रोकने की कौन सी योजना सहायक है? प्रधानमंत्री जीवन योजना। बायोमास का गैसीकरण करने पर जो सिनगैस मिलती है उसमें मुख्य घटक कौन से? हाइड्रोजन। भारत में राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स कब लागू की गई थी? वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में। पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण का भारत सरकार का वर्ष 2025-26 तक क्या लक्ष्य है? 20% इथेनॉल मिश्रण। कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कौन सा कारक सबसे अनुकूल है? वहां आने वाले उच्च ज्वार भाटा के अधिक ऊंचाई का अंतर। ओटीईसी प्रणाली में बंद चक्र क्लोज साइकिल में वाष्पीकरण के लिए किस तरल का उपयोग किया जाता है? कम क्वथनांक वाले तरल जैसे अमोनिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लद्दाख
की पूरी घाटी किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है? भूतापीय ऊर्जा के गर्म चश्मों के लिए। बायोगैस का मुख्य अपव्यय कौन सी गैस है और इसका प्रतिशत कितना होगा? मीथेन, लगभग 50 से 75%। सुंदरबन में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाओं का मुख्य भौगोलिक कारण क्या? संकीर्ण खाड़ियां और मैंग्रोव तटीय विन्यास जो जल के वेग को बढ़ाते हैं। तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है? तरंग ऊर्जा हवा के घर्षण से पैदा होती है, जबकि ज्वारीय ऊर्जा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से। भारत के मुख्य भूमि पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता किस राज्य में आंकी गई? गुजरात, राजस्थान। ऊंचाई के मान के अनुसार। जीवन योजना के तहत 2G इथेनॉल का क्या अर्थ है? गैर खाद्य फसलों और कृषि अवशेषों जैसे भूसा पराली से बना इथेनॉल। 1G इथेनॉल किससे बनाया जाता है? चीनी, गन्ने के रस से और अनाज जैसे मक्का, टूटे चावल से। और बिहार के संदर्भ में बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? धान की भूसी और गन्ने की खोई। बिहार का पहला कमर्शियल बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बक्सर, जो कि रायपुर में है, के समीप। करंट अफेयर्स आधारित है ये। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में इंटरमिटेंसी की समस्या क्या है? मौसम और समय के अनुसार ऊर्जा उत्पादन का निरंतर ना होना, जैसे रात में सौर ऊर्जा या हवा न चलने पर पवन ऊर्जा रुकना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड मानकों के अनुसार पवन ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन और पर्याप्त ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत फ्लाई ऐश के साथ साथ कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सी नीति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के दिशा निर्देश और जीवन योजना। भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित हो सकता है? वर्ष 2070 तक। तब तक तो हम बुढ़ी पड़ जाएंगे। पंचामृत स्कोप 26 लक्ष्यों के अनुसार भारत को 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म क्षमता कितनी करनी है? 500 गीगावाट। समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित कवरती OTEC प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित है? 65 किलोवाट। यह मुख्य रूप से अलवणीकरण के लिए है। गर्म शुष्क चट्टान तकनीक से ऊर्जा निकालने के लिए चट्टान में क्या किया जाता है? उच्च दाब पर जल प्रवाहित कर दरारें बनाई जाती है और भाप निकाली जाती है। उच्च प्रेशर पर जल प्रवाहित कर दरारें बनाई जाती है और भाप निकाली जाती है। बायोमास ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? यह कार्बन न्यूट्रल चक्र को बढ़ावा देता है, क्योंकि जलने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे पुनः अवशोषित कर लेते हैं।